दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर देखिए इसका किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्यप्रणाली से है। समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि स्वस्थ जनन अंग जो हो स्वस्थ हो और उनकी कार्यप्रणाली जो हो सही समय पे हो। अतः जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों। यानी कि देखिए जो जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि ऐसे समाज से उसका मतलब है कि जिसमें व्यक्तियों का जो जनन अंग है शरीर के हिसाब से शारीरिक रूप से वो क्या हो स्वस्थ हो। लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियां व भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचालित रोगों, परिवार नियोजन के उपाय, छोटे परिवार के लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। देखिए जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या होता है, क्या इसमें जो फैली हुई बुराइयां हैं, जैसे कि आजकल लोग जो है सेक्स का बात करते हुए घबराते हैं। तो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत इसमें ऐसी बातें बताई जाती हैं जो यौन से संचालित रोग होते हैं, जैसे कि एड्स और कई प्रकार के रोग हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। परिवार नियोजन के उपाय, छोटा परिवार कैसे होता है, छोटे परिवार के लाभ क्या होते हैं, सुरक्षित यौन संबंध कैसे करें, तो यही सब इसमें बताया जाता है। देखिए गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, प्रसवोत्तर मातृ शिशु की देखभाल, शिशु के लिए स्तनपान का महत्व जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर स्वस्थ व जागरूक परिवार बनेंगे। इसकी जानकारी जब होगी तभी तो लोग स्वस्थ एवं जागरूक परिवार बनेंगे। आगे देखिए विद्यालय व शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा से आने वाली पीढ़ियां सुलझी विचारधारा वाली होंगी जिससे हमारा समाज व देश सशक्त होगा। देखिए जब विद्यालय में यौन शिक्षा दी जाने लगेगी तो लोगों को पहले से ही जानकारी हो जाएगी, तो जिससे हमारा जो समाज होगा और मजबूत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए उत्तर जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू जिस पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है इस प्रकार से हैं। मतलब कि जनन स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख बातें जिस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है आज के समय में। तो देखिए क्या है। सुरक्षित व संतोषजनक जननिक स्वास्थ्य, जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना, यानी लोगों को जनन यानी सेक्स के बारे में बताना, उसको समझाना। विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना, विद्यालयों में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। लोगों को यौन संचालित रोगों, किशोरावस्था संबंधी बदलाव और समस्याओं के बारे में जानकारी देना। देखिए लोगों को बताना जरूरी है कि यौन संबंधी रोग कैसे फैलता है, किस प्रकार से होता है। तो और किशोरावस्था में मतलब जब लड़के या लड़की जब वो अपने मतलब वो जब मैच्योर हो जाती है, जवान अवस्था में आती है, तो उसमें शरीर में क्या बदलाव होते हैं व उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, इस प्रकार से जानकारी देना चाहिए। और देखिए जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए। मतलब अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। गर्भपात, गर्भ निरोधक, आवर्त चक्र, बांझपन संबंधी समस्याएं, मादा भ्रूण हत्या के लिए उद्वेलन का दुरुपयोग आदि। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। उत्तर देखिए विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियां व मिथ्या धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। देखिए जब विद्यालय में
क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा देना आवश्यक है, यदि हाँ तो क्या, तो क्यों। तो देखिए विद्यालय में यौन शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे जो 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 बच्चे बड़े होंगे उन्हें यौन संबंधी यौन संबंधी समस्याओं के बारे में पता चलेगा, यौन संबंधी रोगों के बारे में पता चलेगा, कैसे क्या परिवर्तन होता है जब वो लोग बड़े हो जाते हैं, इस भी परिवर्तन उनको पता चलेगा, जिससे वो उन्हें कोई किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से आगे जो करना होगा करेंगे। देखिए इसके साथ इन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचारित रोग। देखिए सुरक्षित यौन संबंध मतलब कि जैसे कि आजकल देखिए कंडोम चलता है, उससे अगर आप कंडोम का उपयोग करते हैं तो आपको क्या होगा, यौन संबंधी रोग नहीं होगा। गर्भ निरोधक का प्रयोग, जैसे कि अगर किसी को गर्भ नहीं ठहराना है तो उसके लिए भी दवा है। यौन संचारित रोग, उनसे बचाव की निदान की जानकारी प्राप्त होगी, इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा, पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधार वाले क्षेत्र निम्नवत हैं। देखिए कौन कौन से हैं। शिशु व मृत्यु दर की घटी, मतलब जो शिशु और मृत्यु दर, जो शिशु है शिशु का मृत्यु दर घटा है, शिशु व मृत्यु दर घटी है। यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान हुआ, उनका समुचित उपचार, अगर कोई रोग होता है यौन संबंधित तो उसका पहचान और उपचार हो जाता है। बंध दंपतियों को विभिन्न तकनीकी द्वारा संतान, जैसे कि किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो और भी बहुत सी तकनीकी है जिससे वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व जीवन स्तर, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज व उपलब्धता, चिकित्सीय समाज युक्त सुरक्षा प्रसव, लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता, यानी छोटे परिवारों के लिए प्राथमिकता, यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु प्रयासरत सरकार व आम जनता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, देखिए जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या विस्फोट हमारा हेडिंग है। विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी कि 1 सेकंड में 2 व्यक्ति बढ़ रहा है और 1 दिन में 2 लाख व्यक्ति बढ़ रहा है, और फिर 1 महीने में 60 लाख और 1 साल में 7 करोड़ व्यक्ति बढ़ रहा है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इतनी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर की कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। देखिए जब चिकित्सा अधिक हो गया, मतलब चिकित्सा ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, जगह जगह पर हॉस्पिटल खुल गया, तो मृत्यु दर में कमी होने लगी, सबका सही समय पर इलाज हो जाता है और जन्म दर में कमी नहीं हुई, इसलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। आगे देखिए, जनसंख्या में वृद्धि एवं कारण, ये हमारा हेडिंग है, जनसंख्या में वृद्धि एवं कारण। देखिए किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए हमारा क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, अधिक सुविधा हो गई, जगह जगह पर हॉस्पिटल हैं तो शिशु का मृत्यु दर में कमी हो गई और मातृ की मृत्यु दर में कमी हो गई है, सबका इलाज हो जाता है टाइम पर। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वह काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। यानी बहुत से समाज में कुछ लोगों का मानना है, गरीब लोगों का, कि जब हम अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो अधिक बच्चे होंगे तो काम करेंगे तो ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे।
और देखिए अगला, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। देखिए आपके आसपास आप देखते होंगे किसी को लड़की जन्म होती है, लड़का जन्म ही नहीं होता, लड़का का जन्म ही नहीं होता, सिर्फ पुत्री पुत्री होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, लड़के के इंतजार में बच्चे पैदा करते रहते हैं, जिनसे भी जनसंख्या का क्या होता है, जनसंख्या बढ़ रही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्याय उचित है, कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। कंडोम जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ सगर्भता से बचा जा सकता है, बल्कि यह अनेक यौन संबंधी या यौन संचारित रोगों व संक्रमणों से भी बचाव करता है। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत से गर्भ निरोधक का प्रयोग किया था, बहुत से गर्भ निरोधक बने हैं जिससे गर्भ नहीं ठहरता। कंडोम देखिए, कंडोम जैसे कि कंडोम है, उससे सिर्फ गर्भ ही नहीं ठहरता बल्कि जो यौन संबंधी रोग होते हैं उससे भी बचाव मिलता है। गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। विश्व के अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधकों के इन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्याय उचित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों। उत्तर देखिए, गर्भ निरोधक के अंतर्गत वह सभी युक्तियां आती हैं जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग बंद करके गर्भ धारण कर सकता है। देखिए जो गर्भ निरोधक होते हैं ये क्या होता है, ये अवांछनीय गर्भ को रोकता है। मतलब जैसे कि अगर आप चाहते हैं गर्भ को अगर आप बच्चों को पैदा करना चाहते हैं तो आप गर्भ निरोधक का प्रयोग ना करें, आप गर्भधारण करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गर्भधारण ना हो तो आप उसका प्रयोग करके गर्भधारण बंद भी कर सकते हैं, मतलब गर्भधारण नहीं हो सकता, आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण अस्थायी रूप से खत्म हो जाता है। लेकिन जब जनन ग्रंथि को हटा देंगे तो क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, अगर पुरुष में जनन ग्रंथि को हटाएंगे तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, महिला में हटा देंगे तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ये उत्क्रमणीय नहीं है, यानी कि ये एक बार जनन ग्रंथि हट जाने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव होता है, दोबारा गर्भधारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, उलभेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेचित है, क्या यह आवश्यक होना चाहिए, टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्तर, उलभेदन एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा निकाला जाता है। इस द्रव को फीड्स की कोशिकाएं होती हैं, इस द्रव में जो होती है फीड्स की कोशिका होती है, जिसके गुणसूत्र का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, अनुवांशिक संरचना, अनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है, जिससे माता का गर्भपात कराने का आधार मिल सके। देखिए जो उलभेदन है ये ऐसी तकनीकी है जिसमें जो महिला होती है, जो महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके गर्भ से सिरिंज द्वारा, यानी जो सुई का सिरिंज होता है उससे एमनियोटिक द्रव एक होता है, उसको बाहर निकाला जाता है सिरिंज द्वारा। तो उसको जब बाहर निकालते तो उसमें क्या होता है, उसमें फीड्स होता है, फीड्स कोशिका होती है जिसमें गुणसूत्र होते हैं। उस गुणसूत्र से हम भ्रूण का लिंग, मतलब क्या उसमें कौन सा भ्रूण है, जन्म है पुत्री का भ्रूण है या फिर पुत्र का, मतलब लड़का है लड़की है, उसका पता लगा सकते हैं। अनुवांशिक संरचना, उसकी संरचना कैसी है इसका पता लगा सकते हैं। उपापचयी विकार, इसका पता लगा सकते हैं कि और वह विकलांग है या नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो तो गर्भपात करने का आधार मिल सके, गर्भपात करा सके। तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो उसको जन्म दे सके, इसे कंफर्म करने वाला एक क्या है, एक प्रक्रिया है, तकनीकी है। आगे देखिए, किंतु आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। लेकिन
आजकल इस तकनीकी का उपयोग करके लोग क्या करते हैं, भ्रूण का लिंग ज्ञात करते हैं और अगर वह लड़की होती है तो उसे गर्भपात करवा देते हैं, लड़का होता है तो उसे जन्म दिलवा देते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के समान होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है, अतः उलभेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आजकल लोग क्या करते हैं, जो उलभेदन तकनीकी इससे लोग क्या करते हैं, गर्भ में पता लगा लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, जन्म होने के बाद लड़का होगा या लड़की होगी। तो इससे वो लोग क्या करते हैं, जो लड़का होता है तो उसे रहने देते हैं, अगर लड़की होती है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं। तो इसलिए ये एक प्रकार का हत्या माना जाता है। तो इसलिए इसे कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, बंध संपत्तियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो उत्तर देखिए, बंध संपत्तियों को संतान प्राप्ति हेतु सहायता देने के लिए निम्न विधियां हैं। नंबर 1, परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणु को इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। देखिए ये जो परख नली शिशु है, इसमें क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का इन विट्रो निषेचन कराते हैं। तत्पश्चात भ्रूण को समान स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य रूप से शिशु का जन्म होता है। देखिए जो परख नली शिशु है यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु को निकाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनका जो परख नली में इनका निषेचन कराया जाता है, इन विट्रो निषेचन कराया जाता है इनका परख नली में। उसके बाद इसको स्त्री के गर्भ में प्रत्यारोपित यानी रख दिया जाता है। इसके बाद जब समय पूरा हो जाता है तो शिशु का जन्म होता है। दूसरा नंबर, एक इस प्रकार से जिसको बच्चे नहीं हो रहे वो कर सकते हैं। अगला देखिए दूसरा नंबर, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। इसमें देखिए क्या होता है, इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंद है, मतलब जो जिनको लंबे समय से बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन नलिका में एम्पुला में शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण है, इसका प्रयोग उन महिला पर किया जाता है जिनको बहुत ही समय से बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसके अंतर्गत लेप्रोस्कोप एक यंत्र है, इसकी सहायता से महिला का जो फैलोपियन नलिका होती है उसमें शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन कराया जाता है, जिसके बाद वो भ्रूण बन जाता है। उसके बाद समय पूरा होने पर बच्चे का जन्म होता है। तीसरा नंबर देखिए क्या है, अंतःकोशिका द्रव्यीय वेधन, अंतःकोशिका द्रव्यीय शुक्राणु भेदन। तो देखिए इसके अंतर्गत शुक्राणु को प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर प्रत्यक्ष ही अंडाणु में भेद दिया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण का युग्मनज के स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत शुक्राणु को, जो मनुष्य का शुक्राणु होता है पुरुष का, उसको प्रयोगशाला में रखकर अंडाणु से, प्रयोगशाला में ही अंडाणु से भेद दिया जाता है। उसके बाद उस भ्रूण बन जाता है। उस भ्रूण को उठाकर क्या महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद समय पूरा होने पर बच्चे का जन्म होता है। अगला देखिए चौथा क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। इसका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिनमें शुक्राणु की कमी होती है। इस विधि में पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत निसंतान दंपति अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। देखिए कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इस विधि का प्रयोग उन पुरुषों के लिए किया जाता है जिनमें शुक्राणु की कमी होती है। इसमें क्या किया जाता है, पुरुष के वीर्य को 2-3 दिन का वीर्य एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद महिला के योनि के रास्ते उनके गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे वो क्या करता है, अंडाणु को भेदता है। उसके बाद वहाँ से ये भ्रूण बनता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। और इसके अतिरिक्त निसंतान दंपति जो है वो किसी आश्रयहीन या फिर अनाथ बच्चे को गोद भी ले सकते हैं कानूनी तौर पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो उत्तर देखिए, यौन संचारित रोग संबंधों द्वारा संचारित व अति संक्रामक रोग है, बहुत ही खतरनाक रोग है। इस रोग से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। नंबर 1 देखिए, सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें।
समलैंगिकता से दूर रहें। जब क्या करें, सहवास यानी जब सेक्स करें तो कंडोम का प्रयोग करें। समलैंगिकता से यानी समलैंगिक बहुत देखिए आजकल देखते हैं आप इंटरनेट पर समलैंगिक लोग शादी कर, दो पुरुष शादी कर लेते हैं, दो स्त्री शादी कर लेती हैं, तो समलैंगिकता से दूर रहें। दूसरा, परगामी व्यक्ति के यौन संबंध ना बनाएं। परगामी यानी जो जैसे व्यक्ति को आप ना पहचानते हो, ना जानते हो कि ये कैसा है, कहाँ का है, उससे यौन संबंध ना बनाएं, उससे यौन संबंधी बीमारी भी हो सकती है। वेश्यावृत्ति से दूर रहें। तीसरा देखिए, किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सा से परामर्श लें। चौथा, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत है, व्याख्या सहित बताएं। तो देखिए नंबर 1 क्या है, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ये सही है या गलत? तो देखिए गलत है। कैसे गलत है, व्याख्या करें। समान परिस्थितियों में गर्भपात स्वतः नहीं होता। गर्भपात का अर्थ है स्वेच्छा से किसी दुर्घटनावश गर्भ को नष्ट होना, गर्भ का नष्ट होना। दूसरा देखिए क्या है, बंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित कीजिए। यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं या फिर दोषों के कारण होता है। तो देखिए ये भी गलत है। बंध्यता स्त्री और या पुरुष दोनों के दोषों या विकारों के कारण होता है। तीसरा देखिए, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। तो यह सही है। देखिए, प्रसव के उपरांत शिशु को भरपूर स्तनपान कराना अंडोत्सर्जन नहीं होता, अतः आवर्त चक्र के प्रारंभ न होने से गर्भ ठहरने की संभावना भी नहीं रहती, किंतु यह प्रसव के पश्चात 4 से 6 महीने तक प्रभावी होता है। अगला देखिए चौथा नंबर, लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। तो ये भी क्या है, सही है। क्या जनन स्वास्थ्य के लिए लोगों को यौन संबंधी समस्याओं, भ्रांतियों व अवधारणाओं के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। सुरक्षित संबंध, यौन संबंध, गर्भ निरोधक, यौन रोगों से बचाव आदि महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, निम्न कथनों को सही कीजिए। नंबर 1 क्या है, देखिए, गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनाने को रोकते हैं। गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। तो देखिए इसका सही वाक्य किस प्रकार से हो जाए, सही कथन, गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन अथवा युग्मक संचार को रोकते हैं। दूसरा देखिए, सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे सही से, जेनिटल हर्सीज HIV एकृत शोध बी के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार के योग्य हैं, यदि इन्हें सही समय पर पहचान कर इलाज कराया जाए तो। अगला देखिए तीसरा नंबर, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां पिल्स बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। देखिए गर्भ निरोधक गोलियां पिल्स सभी महिलाओं के लिए लोकप्रिय हैं, केवल ग्रामीण के लिए नहीं। अगला देखिए चौथा नंबर, ET तकनीकी में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए ET तकनीकी में भ्रूण को हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।